हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो आज संस्कृत व्याकरण का दूसरा क्लास है और दूसरे क्लास में हम आसित, आस्तम और आसन के बारे में जानेंगे। तो पहले क्लास में हम जाने थे कि अस्ति क्या होता है, अस्ता क्या होता है और संति क्या होता है। उसके बाद अनुस्वार, विसर्ग और हलंत के बारे में भी जाने थे। तो आज का हमारा क्लास होगा आसित के बारे में, आस्तम के बारे में और आसन के बारे में। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा भूतकाल का। ठीक है, कल जो पढ़े थे वो था वर्तमान काल का। तो भूतकाल में क्या है, एक नंबर में आसित। आसित आसित का मतलब होता है था या थी। ठीक है, और इसका प्रयोग किसके लिए किया जाएगा? इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग इसके लिए किया जाएगा, एक वचन के लिए, एक वचन के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एक वचन का मतलब कल भी बताए थे पिछले क्लास में कि एक व्यक्ति या फिर एक वस्तु का बोध होगा तो उसे एक वचन कहा जाएगा। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं कि कैसे। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि जैसे वह वहां था। ठीक है, वह वहां था, तो वह का क्या होगा? स। वह का होता है स, वहां का होता है तत्र आसित। वह वहां था, एक वचन के लिए आसित का प्रयोग होता है, तो ये इसके लिए हो गया है। ठीक है, स तत्र आसित। उसके बाद है वहां एक लड़का है। वहां एक लड़का था, वहां एक लड़का था। तो क्या होगा? वहां का होता है तत्र एक बालक, बालक आसित। ठीक है, उसके बाद एक और उदाहरण देखते हैं कि वहां एक लड़का, वहां एक लड़की थी, वहां एक लड़की थी, वहां एक लड़की थी। तत्र एका, यहाँ पर एका है, यहाँ पर एका है, स्त्रीलिंग के लिए एका हो जाता है। ठीक है, तत्र एका बालिका, बालिका आसित। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम अगला टॉपिक जानते हैं। दूसरा नंबर है वो है आस्ताम। आस्ताम का मतलब क्या होता है? आस्ताम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आ या सी या फिर थे, आ थे थी, यही होता है। उसके बाद देखिए इसका प्रयोग किसके लिए किया जाएगा? इसका प्रयोग होता है, इसका प्रयोग द्विवचन के लिए किया जाता है। द्विवचन के लिए किया जाता, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? द्विवचन के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। द्विवचन यानी कि द्वि का मतलब होता है दो, वचन का मतलब होता है संख्या, यानी कि द्विवचन का मतलब होता है या तो दो वस्तु होगा या फिर दो व्यक्ति होगा। इन दोनों को बोध करवाने वाले संख्या को कहते हैं द्विवचन। यानी कि एक वचन में केवल एक व्यक्ति या वस्तु था, दूसरे में द्विवचन में कितना होगा? दो व्यक्ति या फिर वस्तु। जैसे कि वहां रूपक और दीपक था, तो वहां का क्या होता है? तत्र। वहां का होता है तत्र रूपक च दीपक आस्ताम। आस्ताम क्यों हुआ? क्योंकि दो गो आदमी है तो द्विवचन में चला जाएगा, तो इसके लिए क्या जगह? तत्र रूपक च दीपक आस्ताम। ठीक है, यहाँ मोहन और राकेश था। अत्र मोहना च राकेश आस्ताम। ठीक है,
तो मुझे ऐसा है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब तीसरा देखते हैं। तीसरा नंबर है भूतकाल में यानी कि आसन के बारे में। चलिए आसन का शुरुआत करते हैं। तो आसन का मतलब क्या होता है? आसन, आसन इसका मतलब होता है थे, ठीक है। और इसका प्रयोग किसके लिए किया जाएगा? इसका प्रयोग किया जाता है बहुवचन के लिए, ठीक है, बहुवचन के लिए, ठीक है। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका प्रयोग बहुवचन के लिए किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बहुवचन का मतलब क्या होता है कि बहु माने बहुत, वचन का मतलब संख्या, बहुत सारी संख्या का बोध कराने वाले शब्द को बहुवचन कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर देखते हैं। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर देखिए, वहां अनेक लड़के, वहां अनेक लड़के थे। क्या होगा? वहां का तत्र अनेका बालकों, यहाँ पर बालकों हो जाएगा, ठीक है, बालकों आसन, ठीक है। आसन क्यों हुआ? क्योंकि ये बहुवचन है, अनेक में बहुत सारे लड़के हो जाते हैं, ठीक है। तो वहां अनेक लड़के थे मतलब कि आसन में चला जाएगा, ठीक है। बहुवचन में थे, बहुवचन में है तो आसन हो जाएगा, यानी कि ये है कौन सा काल है? भूतकाल का। थे लगा हुआ था इसलिए थे का क्या होता है? आसन। उसके बाद है वहां रूपक, दीपक और रमेश थे, रमेश थे। तो वहां का होता है तत्र रूपक, दीपक च रमेश आसन, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक समझ में आया है तो हम अगला देखते हैं कि इसका अगला पॉइंट है वो है हमारा चौथा नंबर में है अयम। अयम, और अयम का मतलब क्या होता है? यह। और इसका प्रयोग किसके लिए किया जाएगा? इसका प्रयोग किया जाता है पुल्लिंग के लिए। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पुल्लिंग के लिए। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाएगा? पुल्लिंग के लिए। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, जैसे कि पुल्लिंग का मतलब क्या होता है? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द, यानी कि पुरुष, ठीक है। लड़का जाति का बोध कराना, पुरुष जाति का बोध कराना पुल्लिंग होता है। तो देखिए जैसे कि यह एक लड़का है, ठीक है। क्या होगा? यहाँ पर अयम का प्रयोग होगा। अयम एक बालका अस्ति, एक लड़का है तो इसके लिए तो अस्थि होगा, ठीक है। अस्थि अस्ता संति के बारे में तो पढ़ाए होंगे कि अस्थि का प्रयोग कहाँ पर होता है, अस्ता का प्रयोग कहाँ पर होता है, संति का प्रयोग कहाँ पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यह एक लड़का है तो अयम एक बालका अस्थि। उसके बाद अगला नंबर देखते हैं। अयम के बाद है इयम। इयम, इयम का मतलब भी होता है यह, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका प्रयोग जो होता है, इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है, स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल रूप के देखिए, एग्जाम्पल में जैसे कि यह एक लड़की है, यह एक, तो क्या हो जाएगा? इयम एका बालिका अस्ति। जैसे कि एक और उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण एक और देख लीजिए। यह
मेरी माता है, तो इसका क्या होगा, इयम मम माता अस्ति। ठीक है, मुझे आशा है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं कि इदम का प्रयोग कहाँ पे होता है, यहीं पर देख लेते हैं। इदम का मतलब क्या होता है, तो अगला पॉइंट है 6ठा नंबर। इदम का मतलब होता है यह, और इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है नपुंसक लिंग के लिए। इसका प्रयोग नपुंसक लिंग के लिए किया जाता है। नपुंसक लिंग क्या होता है, यानी कि जो निर्जीव पदार्थ है, जो निर्जीव प्राणी है वही है, निर्जीव प्राणी या प्राणी नहीं, निर्जीव पदार्थों को ही नपुंसक लिंग कहा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, यह पुस्तक है, यह पुस्तक है, तो अयम पुस्तका पुस्तका अस्ति, अयम पुस्तका अस्ति। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। निर्जीव पदार्थों के लिए इदम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए, हमने आश्रित के बारे में बता दिए हैं, आसन के बारे में बताए हैं, और आस्तम के बारे में बताए हैं। अयम का मतलब यह होता है, इयम का मतलब यह होता है, और इदम का मतलब यह होता है। तो इन सभी चीजों का एक्सप्लेनेशन हम कर दिए हैं। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, हम इसका एक्सप्लेन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।